गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 12 सितंबर है तो डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और निबंध के टॉपिक कौन कौन से शामिल है। जो यूपीएससी के साथ पीसीएस, अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, एमपी पीसीएस दे रहे हैं, आरएएस राजस्थान पीसीएस दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस जैसे हिंदी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, उसके लिए करेंट अफेयर्स को लेकर जो भी क्यूरी हो, जो भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए हम आपके लिए लगातार वीडियो बना रहे हैं। तो बने रहिएगा अंतिम तक। देखते हैं आज का डिस्कशन टॉपिक क्या है। तो इस पर आज महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा होगी, जिसमें सेमीकॉन इंडिया 24 आपको याद रखना है। यहाँ पर पीटी से प्रश्न आएंगे, मेंस से प्रश्न आ सकते हैं और इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न तो जरूर बनेंगे। तो आपको इसके संदर्भ में सारी बातों को ध्यान में रखना है। जैसे सेमीकंडक्टर है क्या, भारत में सेमीकंडक्टर मिशन किस रूप से काम कर रहा है, भारत में सेमीकंडक्टर मिशन का प्रमुख अवयव कौन कौन से है, तत्व कौन कौन से हैं, डिज़ाइन लिंक्ड इनिशिएटिव क्या है, डीएलआई योजना क्या है, इससे संबंधित जो आपको सेमीकंडक्टर से संबंधित है। भारतीय दृष्टिकोण में सेमीकंडक्टर का बाजार क्या है, हाल में शुरू की गई भारतीय पहल कौन कौन से हैं जो आपको सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए। सेमीकॉन मुख्यतः सेमीकंडक्टर से संबंधित नवीन प्रौद्योगिकियों के लिए आपको आयोजित की गई एक सेमिनार है, जिसमें सभी उद्यमी इसमें भाग लेते हैं। तो चलिए इस पर सारे हम न्यूज़ एनालिसिस कर लेंगे। साथ ही साथ देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य का मामला नहीं, वर्तमान में इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये बातें की गई है। तो हम देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के सबसे पहले प्रकार देखेंगे, उसमें कितने प्रकार के आपको हाइड्रोजन है, जिसमें एक पार्ट आपको ग्रीन हाइड्रोजन है। फिर ग्रीन हाइड्रोजन के एक समान परिचय के तौर पर देख लें, उसकी प्रौद्योगिकी को देख लेंगे। साथ ही देखेंगे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का जो वार्षिकांक आता है 2023 में, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं दी गई थी, इसके संबंध में उसको चर्चा कर लेंगे। फिर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन क्या है, जो आपको स्वच्छ ऊर्जा के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो इसके सभी डायलेमा को देखने का प्रयास करेंगे, जो पीटी मेंस इंटरव्यू ओरिएंट होगा। साथ ही देखेंगे लालिना का प्रभाव भारत में इस बार देखने को मिल सकता है, जिसके कारण ठंड बढ़ेगी। तो लालिना क्या होता है, सबसे पहले इसे समझने का प्रयास कर लेंगे। फिर नेक्स्ट एक सर्वे में आया है कि वक्त एक्ट में संशोधन की मांग कर रहे हैं लोग। तो यह क्या है, इसके संदर्भ में किस तरीके से बातें आई है। हालांकि इस पर मैंने न्यूज़ एक बार पहले भी कवर कर रखा है, तो आपको इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताने का प्रयास करूंगा। एक नई योजना है जैसे पीएमई ड्राइव योजना, तो यह कौन सी योजना है, किस तरीके से ये काम करेगी, साथ ही इससे किस प्रकार से लाभ हमें प्राप्त होगा। तो इस तरीके से पीएमई ड्राइव योजना के बारे में हम लोग देखेंगे। साथ ही देखेंगे जलवायु परिवर्तन, गरीबी और हिंसा के मिलकर करे समाधान, ऐसी बातें यूएन के मंच पर कही जा रही है। और हालांकि भारत इसके संदर्भ में शुरुआती से ही अपनी बातें प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने रखा है। यूएन के मंचों पर इस प्रकार की बातें वर्तमान में की जाने का संदर्भ क्या है, उसको सारी चीज़ों को हम देखेंगे। लास्ट के संपादकीय में आप देखेंगे विसंगतियों के बरकस आर्थिक विकास, तो कुछ रिपोर्ट की चर्चा हम करेंगे। जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट 2024 है, उसके आधार पर क्या आर्थिक रूप में विसंगतियां हैं, आर्थिक विकास में विकास और समृद्धि कैसे एक दूसरे के पूरक के तौर पर देखे जा रहे हैं, अल्प विकसित विकासशील धारणा कैसे विकसित हुई है, साथ ही गरीब अमीर का धारणा कैसे और बढ़ी जा रही है। इन सारे पैमानों की जांच हम आज के संपादकीय में करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक के तौर पर। युक्ति आईएएस आपके लिए लगातार नवीन अभ्यास कर रहा है, नवीन प्रयास कर रहा है। हमने 100% संतुष्टि के साथ आप लोग की कुछ चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें हम लोग टेलीग्राम, आपको यूट्यूब चैनल, फिर व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक, सभी जगह उपलब्ध है, ट्विटर, सभी जगह उपलब्ध है। तो आप जहां भी हो, आप सोशल मीडिया अकाउंट से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और केवल युक्ति है, इस पर केवल पढ़ाई कराई जाती है, केवल स्टडी कराई जाती है। इसके अलावा आलतू फालतू चीज़ें हम लोग नहीं कराते हैं। तो आपको केवल स्टडी करना है तो सभी हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त अगर आपको बीपीएससी दे रहे हैं तो बीपीएससी के लिए ध्यान रखिएगा, पंच तत्व जो युक्ति है इसके लाया गया है, ये आधार के तौर पर काम करेगा, आपका निर्माण करेगा, आपको अंतिम रूप से सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। हमने प्रीलिम्स और हमारी टीम ने क्या किया है, प्रीलिम्स और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो 365 दिन का आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स या हम मैगजीन की बात करें, आपको हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का लगातार हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। और आकाश जो अंतिम रूप से आपको सफलता दिलाएगी, जो आपको इस दौरान जो तीनों तत्वों, चारों तत्वों में आपको जो प्राप्त होता है, जो इंटरव्यू ओरिएंट होता है, जो लगातार 365 दिन आपकी तैयारी होती है। ऐसा नहीं कि आप मेंस निकाल लीजिए और उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, यह क्या अधूरी तैयारी होती है, हड़बड़ी तैयारी होती है। हम प्रयास करेंगे 365 दिन
आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू और इन चीज़ों को कंटेंटों को उपलब्ध कराना, जिससे आप शुरू के दिन से ही तीनों मोड में आप तैयारी करें, पीटी के लेवल पर, मेंस के लेवल पर, इंटरव्यू के लेवल। ऐसा नहीं कि पहले हम पीटी आपको कवर कराएंगे फिर मेंस कराएंगे तब इंटरव्यू कराएंगे, नहीं, जो टॉपिक आपको मिलेगा, जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसमें तीनों डायग्राम आपको कवर कराया जाएगा। तो आप इसी उद्देश्य से हमसे जुड़ सकते हैं, इसके लिए आपको दिए गए नंबर से क्यूरी कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। एक रिलीज़ किया गया आप लोग के लिए वन को बार कोड आपको युक्ति है इसके द्वारा, जिसमें इस बार कोड को स्कैन करिए तो युक्ति है इसके जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितने भी लिंक्स, महत्वपूर्ण लिंक्स है, आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इससे जुड़ सकते हैं। तो यह स्कैन कर सकते हैं गूगल स्कैनर से, तो स्कैन कर लीजिएगा, जो भी आवश्यकता होगी यहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। डू यू नो आपको लगातार दी जा रही है, आप इसे बार कोड को स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको यहीं उपलब्ध कराया जाता है व्हाट्सएप चैनल पर, तो आप व्हाट्सएप चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको महत्वपूर्ण टॉपिक आपको दी जाती है, सीरीज चलाई जा रही है। हालांकि मैं आपको महीने का अंत में इसको एक बंडल के तौर पर एक पीडीएफ बना के जरूर दूंगा, जहां पर महत्वपूर्ण एक महीने मंथ के डू यू नो आपको फैक्ट दिए जाएंगे, जिसमें 30 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। इसी तरह आपको 365 दिन करेंगे तो 365 टॉपिक कवर होंगे, तो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम न्यूज़ पर आ जाते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए कि सेमीकॉन जो है इंडिया 2024, ध्यान रखिए, ग्रेटर नोएडा में आपको सेमीकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ किया गया था, अर्थात उत्तर प्रदेश में कराया गया। ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। सपना भारत का है, भारत के प्रधानमंत्री का, कि हर डिवाइस में, दुनिया के हर डिवाइस में भारतीय निर्मित चिप आने से मेक इन इंडिया चिप का आपको निर्माण किया जाए, उसमें लगा रहा है। ऐसी बातें इनके द्वारा की जा रही है। सेमीकॉन इंडिया 2024 में प्रधानमंत्री के द्वारा एक उपलब्धि बताई गई, 3 डायमेंशनल पावर की बात बताई गई। तो यह 3 डायमेंशनल पावर को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। आपसे कहीं पूछ सकता है इंटरव्यू के दौरान, कि इंटरव्यू अभी जिनका होगा उनको पूछा जा सकता है कि 3 डायमेंशनल, हाल ही में क्या था, चर्चा में था, 3 डायमेंशनल पावर ये क्या है। तो यह ध्यान रखिए, इसके संदर्भ में आपको बताई जा रही सुधारवादी सरकार देश की बढ़ती निर्माण क्षमता और महत्वाकांक्षी बाजार की उपलब्धता को 3 डायमेंशनल पावर बताते हुए, अर्थात हम जो सुधारवादी सरकार चलाए, सुधारवादी योजनाएं चलाई जा रही है, जो कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ क्या कर रही है कि नवाचार को बढ़ा रही है। नवाचार कहने का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ा रही है, जो आपको नवीन प्रौद्योगिकियों को उसके साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। नवीन सेवा आपूर्ति की बात कर रही है, सेवा आपूर्ति, जैसे आप लोग देखते होंगे मेक इन इंडिया प्लान के तहत बहुत सी बातें की गई थी आपको, जैसे नवीन प्रौद्योगिकी, जैसे हम बात करते हैं एयरपोर्ट की बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं, उसके बाद मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं, उसके बाद बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसमें हम हाईवे के निर्माण कर रहे हैं, फिर आपको एक्सप्रेसवे की हाई कर रहे हैं। यही आपको नवीन नवाचार है, आपको कल्याणकारी राज्य में सुधारवादी योजनाओं के संदर्भ में। तो इन सारी चीज़ों को आपको देख के ध्यान में रखनी है, बातों को देखनी है। फिर उसके बाद आपको क्या का महत्वाकांक्षी बाजार देख रहे हैं, बाजार में लगातार आपको उदारीकरण की बात कीजिए। बाजार को क्या किया जा रहा है, बाजार को महत्वाकांक्षी बनाया जा रहा है। अर्थात महत्वाकांक्षी कहने का अर्थ यह है कि निवेश की सीमा जो है, निवेश की सीमा को बढ़ाने के लिए संसाधनों का क्या प्रबंधन करना, तो संसाधन किस प्रकार के संसाधन आपको देखते हो छूट दी जा रही है। निवेश करने के लिए क्या कहते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ डेवलप किए जा रहे हैं। साथ ही साथ क्या किया जा रहा है कि आपको निवेश बढ़ाने के लिए आपको प्रौद्योगिकियों को भी क्या किया जा रहा है, सक्षम बनाया जा रहा है। प्रौद्योगिकी कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में बात हो रही है, आपको बाजार के संदर्भ में। फिर उसके बाद क्या की गई है कि आपको बाजार में उपलब्धता आपको बनाई जा रही है, कि हम उपलब्धता इसको सुनिश्चित करें। फिर देश की बढ़ती निर्माण क्षमता, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात लगातार करते हैं, इसी 3 को 3 डायमेंशनल के तौर पर आपको याद रखिएगा। और मेंस में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आने वाले प्रश्न में मेंस में यहाँ से भारत सरकार की वर्तमान 3 डायमेंशनल पावर को स्पष्ट करते हुए उनकी भविष्यगत नीतियों की समीक्षा करें। इस प्रकार के कुछ प्रश्न को आपको टैगलाइन के साथ जोड़ सकता है, या किसी योजना के साथ या किसी सरकार की नीतियों के साथ इसे जोड़कर पूछा जा सकता है। तो यह याद रखना। चलिए आगे हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के संदर्भ में बातें कर रखे हैं। तो उनके द्वारा बोला गया था, हमारा सपना है दुनिया हर डिवाइस में भारत निर्मित चिप हो। कितनी बड़ी आपको वैश्विक रूप से क्या है, महत्वाकांक्षी योजना है। सोच के देखिए कि अगर मेक इन इंडिया प्लान के तहत अगर हमारा चिप
प्रत्येक डिवाइस तक पहुंच जाए तो हम इनोवेटिव तरीके से कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे होंगे, हम निवेश के मामले में कितने आगे होंगे, साथ ही साथ हम प्रौद्योगिकियों के प्रबंधन के मामले में कितना आगे हो जाएंगे, और साथ ही साथ हम तो आपको आय तो प्राप्त होगी ही, हम देश में समृद्धता ला पाएंगे, जीडीपी ग्रोथ बढ़ा पाएंगे, सेमीकंडक्टर में जीडीपी में योगदान को हम बढ़ा पाएंगे। अर्थात इस तरीके से हम अनेक मार्गों का चक्रीय संतुलन बना सकते हैं, जिसके माध्यम से क्या होगा, निवेश होगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उत्पादन होगा, आपको निवेश किया जाएगा, निवेश करने के लिए उत्पादन किया जाएगा, जिसलिए आपको क्या बनाया जाएगा, मशीनें निर्माण की जाएगी, फैक्ट्रियाँ निर्माण की जाएगी, जिससे रोजगार आपको सृजित होगा। इसी तरह से प्रबंधन को डेवलप किया जाए, बाजार को चक्रीय रूप से क्या किया जाएगा, चक्रीय रूप से चलाया जाएगा। यह महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखना। अब है कि इंडिया जो सेमीकॉन इंडिया 2024, इसके तहत क्या किया, दुनिया का 8वां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा एक भव्य आयोजन हो रहा है। तो आपको यहाँ से पीटी फैक्ट प्रश्न आपको यहाँ से निकालना है, जहाँ पर आपको दुनिया का 8वां देश है जहाँ ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आपको आयोजित की गई। तो इसके अतिरिक्त 21वीं सदी में भारत दुनिया को भरोसा देता है कि हालात खराब हो, भारत पर निर्भर रहा जा सकता है। उन्होंने कहा 85,000 तकनीशियनों, इंजीनियर, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट विशेषज्ञों का वर्कफोर्स तैयार किया गया। ये सब बातें की गई है, कुछ बातों को ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त क्या कर सकते हैं, कुछ बातें यहाँ रुकिए 1 सेकेंड, यहाँ पर कुछ छूट गया। जो 6 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को 500 अरब डॉलर तक पहुँचाएंगे, 60 लाख नौकरियाँ सृजित होगी। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, यह जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को और भी हम बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए रोजगार सृजित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें, देखिए निवेशकों को लेकर उद्यमियों को दिखा उत्साह, जो आपको आयोजित किया गया, जिसमें देखिए सेक्टर 28 में किया गया, सेक्टर 10 में किया गया। तो 10 में से 1000 एकड़ सेमीकंडक्टर इकाई लगाने की योजना बताई यमुना सिटी में। फिलहाल 450 एकड़ के क्षेत्र में कंपनियां आवेदन मिले हैं। गुजरात में देश में पहली सेमीकंडक्टर उत्पादन लगाई गई थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कहाँ लगाई गई थी। हालांकि मैं आगे इस पर न्यूज़ में चर्चा करूँगा, फिर भी आपको पहले बता देना है गुजरात के किस स्थान पर पहली सेमीकंडक्टर उत्पादन लगाई गई। देश में 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां लगाने की घोषणा की गई है, वो कौन कौन है आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे मैं बात करूं इसी के अतिरिक्त, तो यहाँ पर 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत उत्तर प्रदेश में, अर्थात एफडीआई के तहत इसे क्या किया जाएगा, आपको सृजित किया जाएगा, जिसमें 75% भूमि अनुदान, 100 करोड़ पूंजी अनुदान, शोध एवं विकास के लिए 2 करोड़, इस तरीके की आपको बातें की गई है। अर्थात यह यूपी में बातें हो रही, पर ध्यान रखिएगा इस सेमीकंडक्टर केंद्र के विकसित के रूप में भारत समेत 29 देशों के उद्यमी जो 13 सितंबर तक गौतम बुद्ध नगर यूपी में निवेश की संभावनाओं को तलाशेंगे। अर्थात ये 13 सितंबर तक सेमीकॉन इंडिया आपको आयोजित की जाएगी, जिसमें 29 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना है सेमीकंडक्टर का बाजार लगभग 150 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। जो आपको ध्यान रखें 60 लाख नौकरियाँ आपको सृजित करने की बात की, वर्तमान में इसका कितना 150 अरब, जो आगे कुछ ही सालों में, कुछ ही दशकों में आपको 500 अरब डॉलर हो जाएगा। तो कितना आपको लगभग आपको 3 गुना आपको सृजित होने वाला है, वृद्धि होने वाला है, ये बातें की जा रही। 3-4 महीनों में लागू हो जाएगी सेमीकॉन 2.0 पॉलिसी। तो आपको याद रखना है 2.2 पॉलिसी जो आएगी, सेमीकॉन 2.0 पॉलिसी आएगी, आपको किस तरीके से काम करेगी, इसके लिए आपको बार बार आपको ध्यान रखना है, न्यूज़ से अपडेट रहना है। केवल न्यूज़ ही आपको अपडेट कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं है। आप सोचते हैं कि जहाँ हम कहीं से नोट्स ले लें, उसको पढ़ लें, वही सबसे बेवकूफ़ाना हरकत करते हैं। केवल PDF कलेक्टर बनिएगा, आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और आपको SDM कलेक्टर नहीं, SDM नहीं बन पाइएगा। उसके लिए आपको डेली खुद को झोंकना पड़ेगा, डेली न्यूज़ से अपडेट रहना पड़ेगा। क्या देश दुनिया में चल रहा है, आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है, नवीन प्रौद्योगिकी क्या आ रही है, नवीन समावेशन क्या हो रहा है, इन सारे मुद्दों पर आपको देखने की आवश्यकता होगी। चलिए आगे बात करेंगे। सेमीकंडक्टर में आपको सबसे बड़े निर्यातक के तौर पर ताइवान है, जिसमें 63% निर्यात किया जाता है, निर्माता के तौर पर 23% निर्माण किया जाता है। उसके बाद दक्षिण कोरिया है 3-6% और अन्य 13%। भारत का स्थान यहाँ देखिए नगण्य के बराबर है। तो भारत इसमें आपको सक्षम है, इसके लिए आपको यह प्रौद्योगिकी को डेवलप करने इसलिए काम किया जा रहा है। तो ताइवान जो छोटा सा देश है सेमीकंडक्टर में 63% योगदान देता है। इस तथ्य को आपको समझने की आवश्यकता है। तो सेमीकंडक्टर है क्या, सबसे पहले ये तो आप जान लीजिएगा। विद्युत चालकता के मामले में कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच मध्यवर्ती क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों को कई वर्ग सेमीकंडक्टर में बांटा जाता है के रूप
रूप में माना जाता है, इसी को सेमीकंडक्टर कहते हैं। चिप को मान लीजिए उसमें बहुत से आपको खांचे बने होंगे, उसी के मार्ग को आपको सेमीकंडक्टर के तौर पर देखा जाता है। सेमीकंडक्टर आमतौर पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के बने क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब यह ध्यान रखिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणु के तौर पर इसे जाना जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों उपयोग किए जाने वाला आम मौलिक सेमीकंडक्टर है। तो ध्यान रखिए सेमीकंडक्टर ऐसा होता है जिसमें आपको चालकता के संदर्भ में बात होती है। चालकता न कम है न अधिक है, अर्थात संतुलन की स्थिति को बनाकर रखता है, इसी को सेमीकंडक्टर के तौर पर हम जानते हैं। देखिए मॉक इंटरव्यू जब मैंने इससे संबंधित प्रश्न पूछा था तो एक अभ्यर्थी ने बड़ा बचकाना हरकत के तहत आपको उत्तर दिया था। सेमीकंडक्टर के तौर पर उपयोग किया जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा, आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न के संदर्भ को समझिएगा कि इंटरव्यू में जब प्रश्न पूछे जाते हैं अर्थ क्या है, सेमीकंडक्टर एक्चुअली है क्या, साधारण शब्दों में उसकी आपको व्याख्या करनी है। उसके तहत कि कौन से महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर हैं आपको महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किए जाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जो उपयोग किया जाता है वो एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है जो आपको सेमीकंडक्टर का इसी प्रकार के उद्योगों को, इसी प्रकार के प्रौद्योगिकियों को डेवलप करने की बात भारत में चल रही है। अब इसके अतिरिक्त सेमीकंडक्टर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, डायोड में, ट्रांजिस्टर में, इंडिकेटेड सर्किट में। सर्किट देखते हैं ना, मान लीजिए मोबाइल का सर्किट, इसमें छोटा छोटा आपको लाइन बना रहता है, देखते हैं, वो सर्किट में आपको सेमीकंडक्टर यूज होता है। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में निर्माण ऐसे उपकरणों की दृढ़ता, विश्वसनीयता, ऊर्जा दक्षता, कम लागत कारण और भी उपयोग बढ़ जाता है, अर्थात सेफ्टी के मामले में यह बेहतर प्रबंधन आपको काम करता है। इसके तहत आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त बिजली उपकरणों, ऑप्टिकल सेंसर में प्रकाश उत्सर्जकों जैसे सॉलिड स्टेट लेजर होता है उसमें भी आपको सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर बात की जाए कि सेमीकंडक्टर एक्चुअली कैसे भारत इसमें हब बनेगा, तो इसके लिए ध्यानिएगा, इसके संदर्भ में सेमीकंडक्टर के मुकाबले पूरी दुनिया चीन और ताइवान पर निर्भर है, जो भारत की ओर शिफ्ट कर सकता है, जिसमें भारत में क्षमता है। लगातार बात हो रही है, देश में प्रोडक्शन न होने पर हम भी सेमीकंडक्टर मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, ताइवान से या तो चीन से या अन्य देशों से कर लेते हैं। अभी भारत 1.76 लाख करोड़ रुपये इंपोर्ट करता है। भारत सोचिए कितनी बड़ी राशि हम इंपोर्ट में आपको विदेशी मुद्रा दे देते हैं केवल इसलिए कि हमने इसके क्षेत्र में व्यापक कार्य किया ही नहीं। भारत इलेक्ट्रॉनिक विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, यहाँ पर उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है, मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट उपयोग करने की जो आपको ग्राहक है वो सबसे ज़्यादा है, पर फिर भी जो निर्मित वस्तुएं होते हैं गैजेट के, वो उसके लिए जो कोर मटेरियल जिसमें हम कंडक्टर की बात करते हैं वो हम दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं। वाह रे हमारी सरकार की नीतियाँ, पूर्ववर्ती सरकार की नीतियाँ। आपको यह समझनी होगी कि हमारी आवश्यकता क्या है, उसके लिए समग्र प्रयास क्या किए गए हैं, हमारे लिए समग्र प्रयास क्या किए गए। आप सोच के देखिए, नवीन प्रौद्योगिकी जब आ रही है तो उसके संसाधनों के लिए जो भी उपयोग किया जाएगा उसका प्रबंधन तो हमारे देश में ही होना चाहिए ना। हम विश्व के सबसे बड़े बाजार बने हुए हैं और हमारे प्रबंधन कहीं और से हो रहा है। मान लीजिए हम जैसे ही दवाई के निर्माण में कच्चे दवाई जो मटेरियल होते हैं आपको चीन से प्रोडक्ट्स मंगाए जाते हैं। अब भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता के तौर पर देखा जाता है दवाई के निर्माण में, और भारत के पास वो कच्चा एसेट नहीं है। तो इस तरीके से समझिएगा, हम दूसरे देश पर निर्भरता का अर्थ है अपने विकास के मार्ग को क्या कर देना, रोक देना। अब मान लीजिए किसी कारण हम ताइवान से हमारा आनाकानी हो जाए, ताइवान देने से मना कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कैसे बनेंगे, हम कैसे सेवाओं की आपूर्ति कर पाएंगे। ये सब चीज़ एक चिंता का विषय है। दूरगामी अगर विश्व को विकास से भारत को विकसित बनाने का प्रयास करना, हमारे बेसिक नीड्स क्या हैं हमको ये समझने की आवश्यकता होगी, उस पर काम करने की आवश्यकता। इसी तरीके 2025 तक ये इंपोर्ट 7.5 लाख करोड़ रुपया का हो जाएगा। सोच के देखिए कितनी बड़ी राशि है। ये किसी राज्य के बजट से 2-3-4 राज्यों का बजट के बराबर से भी अधिक है, सोच लीजिएगा। अब समझौते के बाद ऐसी सेमीकंडक्टर चीन की निर्भरता कम होगी, अर्थात भारत आपको फिलीपींस का समझौता किया है अभी हाल ही में। इस तरीके से सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन भारत और अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़ेगी। अमेरिका के साथ समझौता कर रखा है सेमीकंडक्टर में भारत ने। तो इस तरीके से हम हब
के तौर पर डेवलप करेंगे। और बाद में हम एक अनुमान के अनुसार सेमीकंडक्टर का डिज़ाइन करने के करीब 85,000 टैलेंटेड इंजीनियर्स की जरूरत होगी। तो जॉब क्रिएट होंगे इस क्षेत्र में, नए प्रौद्योगिकी, नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र आपको सृजित किए जाएंगे। तो इस तरीके से आपको बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त भारत में सेमीकंडक्टर का मिशन जिसे ISM कहते हैं वो है क्या? तो ध्यान रखिए, वर्ष 2021 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जिसे मिति कहते हैं के तत्वाधान पर 76,000 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ इसे लॉन्च किया गया था, भारत का सेमीकंडक्टर मिशन। अगर सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में आप नहीं जान रहे वर्तमान में, तो आपकी पढ़ाई अधूरी है, क्योंकि ये ध्यान रखिए सबसे हॉट टॉपिक अगर टॉप 10 का लिस्ट बनाया जाए ना करंट में, तो सेमीकंडक्टर आपको अंडर 5 में ज़रूर होगा, क्योंकि इतनी इस पर चर्चा हो रखी है, इतना यह बात हो रखा है ना कि आपको इसके लिए आपको टॉप 5 के अंदर इसको रखना आपका मजबूरी हो जाएगा। इसलिए इस पर सबसे इम्पॉर्टेंट आपके सारे न्यूज़ कलेक्ट होने चाहिए, सारे अपडेट कलेक्ट होने चाहिए, सारे आपके इसके डायग्राम डायलेमा आपको पता होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, यह देश के सहवनीय सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले परितंत्र के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। अर्थात मूल रूप से हम सेमीकंडक्टर को कैसे आपको भारत में प्रयोग के तौर पर, उत्पादन के तौर पर, निर्यात के तौर पर हम कैसे दूसरे देश को भेज सकते हैं, इस तरीके से हम नए नए कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। उद्देश्य इसका क्या है? सेमीकंडक्टर डिस्प्ले विनिर्माण और डिज़ाइन परितंत्र तथा इकोसिस्टम के निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अर्थात जो इस क्षेत्र में निवेश करने की इच्छा करते हैं उनको क्या करना है, आपको कंपनियों को वित्तीय सहायता करना है। तो इस तरीके से आपको यह चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त भारत में सेमीकंडक्टर मिशन का प्रमुख अवयव कौन है, तत्व कौन है? तो याद रखें, भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स स्थापित करने की योजना है। उसके अतिरिक्त भारत में डिस्प्ले फैब्स स्थापित करने की योजना है। फिर भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, फोटोनिक्स, सेंसर फैब्स और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग और जिसे सुविधा उपलब्ध कराने की बात। इसके जो मुख्य अवयव तत्व है जिसके आधार पर ही आपको पूरा इकोसिस्टम आपको सेमीकंडक्टर का, आपको सेमीकंडक्टर ऐसी का आपको दिखता हुआ नजर आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या है? इसके अतिरिक्त डिजाइन लिक्विड इंसेंटिव, जैसे आपको PLI योजना चलाई गई है मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने के लिए, वैसे ही आपको सेमीकंडक्टर के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए DLI योजना चलाई गई है। यदि ये योजना आप लोगों को जानकारी में नहीं है तो जरूर जानकारी में रखिए, नहीं तो समस्या विकट हो जाएगी। अब यह इंटीग्रेटेड सर्किट, चिप सेट, सिस्टम ऑन चिप्स और सिस्टम ऑन IPO कोर जो होते हैं, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में गजट में के तौर पर प्रयोग होते हैं, सेमीकंडक्टर डिजाइन और अन्य सेमीकंडक्टर लिक्विड डिजाइन विकास को तैनाती के लिए, विभिन्न चरणों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के लिए, डिजाइन अवसंरचना समर्थन करने के लिए इसे उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आपको पूंजी निर्माण से लेकर आपको क्या करना है, उत्पादन तक के सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी इस योजना के तहत। इसके तहत क्या किया जाएगा? नोडल एजेंसी कौन काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करता है। तो चलिए फटाफट इसके केंद्रीय मंत्री कौन है और राज्य मंत्री कौन है, फटाफट कमेंट सेक्शन में उत्तर बता दीजिएगा। चलिए आगे हम बात करें। इसके तहत वैज्ञानिक सोसाइटी CDAC के द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट और एडवांस कंप्यूटिंग DLI योजना क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा नोडल एजेंसी कौन है, इसको याद रखिएगा, आप लोग प्रश्न पूछ सकता है। अब डिजाइन लिक्विड जो इंसेंटिव है योजना के 3 महत्वपूर्ण घटक है। सबसे पहला घटक चिप डिजाइन और सूचना का समर्थन करना, उसको विकास करना। दूसरा प्रोडक्ट डिजाइन लिक्विड प्रोत्साहन योजना चलाना। तीसरा आपको डिप्लॉयमेंट लिंक्ड आपको प्रोत्साहन योजना चलाना। अर्थात जो डिप्लॉयमेंट है ध्यान रखिएगा और जो प्रोडक्ट्स डिजाइन है वो दोनों क्या करेगा, आपको प्रौद्योगिकी का R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखता है और सहयोग करता है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा घरोला में आपको सेमीकंडक्टर प्लांट टाटा ताइवान के पावर चिप कंपनी के लगा मार्च 2024 में भूमि पूजन किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। 91,000 करोड़ का निवेश किया गया। हर महीने 50,000 वेफर का प्रोडक्शन किया गया। 2026 तक चिप प्रोडक्शन की शुरुआत हो जाएगी यहाँ से और हर साल 300 करोड़ चिप प्रोडक्शन किए जाएंगे। अब इस तरह की मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा 2 और
सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए गए, कहाँ कहाँ लगाए गए, किस देश के द्वारा इस समझौता के तहत लगाया गया। हाल ही में मैंने उस पर न्यूज एनालिसिस किया है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। चलिए भारतीय दृष्टिकोण देख लेते हैं बाजार के तौर पर। तो भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार का मूल्य लगभग 23.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो इसके 2029 तक 150 मिलियन आपको अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जो पूर्व अनुमानित अवधि से आपको 27.10 अधिक है। तो यह बढ़ेगा इसके तहत। अभी हाल में 500 अरब का आपको अनुमान लगाया गया। ये सब आंकड़े याद रखने। सेमीकंडक्टर चिप के घरेलू निर्माण के लिए आपको हाल में शुरू की गई महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखते हैं। आपको सेमीकंडक्टर अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D आपको समर्थन करने के लिए नीति, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपको इंफॉर्मेशन वाला जो मंत्रालय है, उसके तहत ISM में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के निर्माण में संवर्धन की योजना, स्पेस योजना शुरू किया है। आपको यह भी याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके एग्जाम में, यह किस क्षेत्र के लिए योजना है, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। आज का प्रश्न, मुख्य प्रश्न क्या है, सेमीकॉन इंडिया 2024 के द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी के नवीन आयाम दिया जा रहा है। भारत में दिया जा रहा नवीन आयाम क्या दिए गए हैं, आपको इसकी चर्चा करनी। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न नवाचारों का संक्षिप्त विश्लेषण करें। जो नवाचार भारत सरकार द्वारा उपलब्ध आपको कराए जा रहे हैं, जो प्रौद्योगिकियों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो उसके लिए विश्लेषण करना है संक्षिप्त। उसका उत्तर 250 शब्दों में आपको कहाँ भेजना है, युक्ति या इसके ऐप पर चैट बॉक्स होता है, हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस, उस पर भेजना है। जो लोग ऐप डाउनलोड नहीं किए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इससे संबंधित चीज़ों को आप परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही लोअर प्राइस में दिया जा रहा है। युक्ति इस पर जो चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जो एक छोटा सा शहर में आप वो स्टूडेंट भी खरीद सकता है। आपको 599 के पैकेज में यह दिया जा रहा है, जो आपको क्या करता है, लगातार मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जोड़े रखता है, मुख्य परीक्षा से जोड़े रखता है, जिसमें हम लोग आपको PT मेंस ओरिएंट आपको कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, डिस्कशन आपको करा रहे हैं, आपको PDF उपलब्ध करा रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं लाभ देगा आपको और भी चीज़ें समृद्ध करने के लिए। और देखिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम क्या होता है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जितना अधिक अंक लाइएगा, मैं बार बार चर्चा करता हूँ, अधिक अंक लाइएगा उतना ही सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सारा खेल आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का है। PT तो आपको केवल पास आउट करना है, कटअप लाना 90 से लेकर 100 के बीच में। आपको उसके अतिरिक्त आपको अंक जो तालिका में सिलेक्शन दिलाने का जो महत्वपूर्ण योगदान देता है वो मुख्य परीक्षा। जितना बेहतर अंक लिखिएगा, बेहतर लिखिए, उतने अधिक अंक प्राप्त होंगे। जितना अपडेटेड नोट्स आप अवेलेबल कराएंगे, जितना अपडेटेड आपको कंटेंट उपलब्ध कराएंगे एग्जाम हॉल के लिए कॉपी में, उतना ही बेहतर अंक प्राप्त होगा। और यह केवल आपको डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से ही आ सकता है। ऐसा नहीं कि एग्जाम आए, एग्जाम से पहले मैं आंसर राइटिंग कर लेता हूँ, चलो एक कोर्स किसी का परचेज कर लेता हूँ, वहाँ से मेरा आंसर ठीक हो जाएगा। मैं जब मेंटरशिप देता हूँ तो वहाँ पर अगर 1000 बच्चे हैं तो उसमें से आपको सोच के देखिए 80% से लेकर 85% बच्चे का यही क्यूरी होता है कि मेरे पास कंटेंट नहीं है सर, मेरे पास लिखने की क्षमता नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ पर याद नहीं रहता। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, आपके डेली माइक्रो नोट्स नहीं बन रहे हैं, ये सब आपकी कमी है। तो आप इसको कभी सुधार सकते हैं जब ये चीज़ों पर रेगुलर रहिएगा। तो मेंस आंसर राइटिंग से जुड़ सकते हैं, दिए गए लिंक से आप क्लिक कर सकते हैं, युक्ति है इसका ऐप डाउनलोड कर से भी वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उपलब्ध प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। 70 और 71 के लिए बैचेज चल रही हैं। तो जो भी अभ्यर्थियों को लगता है कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस से हम कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं आपके सारे ग्रुप में, कंटेंट में अगर कमी हो तो हमें बताइएगा। जो भी अभी सक्षम इंस्टीट्यूशंस है उससे बेहतर नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। रीज़न उसके पीछे है, जो हमारे जो मेंबर हैं, हमारे जो मेंबर के लोग हैं, वो उनकी सभी की यही दृष्टि है कि सबसे हम कम मूल्य पर चीज़ों को उपलब्ध कराएं और बेस्ट कंटेंट आप लोग को उपलब्ध कराएं। वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में आए। हमारा टैग लाइन वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आए। आलतू फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, शेर व शायरी पर ध्यान नहीं देना है। आपको केवल इस चीज़ से रखना है कि 365 दिन आपको संतुलित रखना है एग्ज़ाम के लिए। आपका सिलेक्शन ना हो तो मुझे बताइएगा। हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं है ये सोचने पर मत जाइए। हमारे अपने सारे वो द्वार बंद कर रखे थे जिससे सिलेक्शन ना हो। पर सफलता के लिए आपको जब तक सीखते नहीं है ना, सीख नहीं रखते हैं, तब तक आप सफल नहीं होते। आपको बार बार चीज़ों को, हमने जो गलतियां की आप लोग गलतियां मत कीजिए, वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में आए। ज़्यादा ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी बनिएगा, इसी तरह टीचिंग करिएगा। सीधा समय सब, टीचिंग खराब चीज़ नहीं है,
फिर भी मैं ये बात बोलता हूँ, अधिकारी बनने के सपने रखे हैं तो केवल अधिकारी बनने वाले गुण रखिए। चलिए आगे मैं बात करूँ इसके आगे। चलिए ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में चर्चा चल रहा, मामला नहीं, इस पर काम करने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन पर बात हो रही है, प्रयास किया जा रहा है, भारतीय हरित ऊर्जा की बात हो रही है। ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया 2024 पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात हो रही थी। तो आपको ध्यान रखिएगा, यह जो ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया 2024 है, इसके संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चर्चा हो रही है, नीतिगत जल ऊर्जा परिवर्तन और स्थिरता, वैश्विक नीतिगत चर्चा की जा रही है, स्वच्छ और हरित धरती की बात हो रही है। आपको G20 पेरिस संकल्पों की कोप जो 26 है उसकी बात हो रही है, पेरिस संकल्प की बात हो रही है। अब G20 देशों में एक बात की जा रही है, G20 शिखर सम्मेलन जो बातें की गई थी, ये संकल्प 2030 के लिए लक्ष्य के 9 साल पहले पूरा हो गए। अब 10 वर्षों में इस क्षेत्र में प्रगति हुई। ये सब बातें गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता में 300% और सौर ऊर्जा क्षमता में 3000% अधिक वृद्धि हुई। तो ये सब आंकड़े, अपडेट आंकड़े हैं। आपको क्या करना है, इसको कहीं भी आपको नोट्स के तौर पर लिख लेना है। पर मैं यह बोलूँगा, जो आपको PDF उपलब्ध कराए जाते हैं ना, माइक्रो नोट्स, उससे बना लेने हैं। जो बातें यहाँ लिखी गई है आपको माइक्रो नोट्स में उतार लेना है। अब है कि हमारे आने वाले फैसले सितंबर 2023 में भारत में आयोजित जो G20 शिखर सम्मेलन था, उसके बाद देखिए ग्रीन हाइड्रोजन विशेष ध्यान दिया गया। G20 लीडर्स जो डिक्लेरेशन में हाइड्रोजन पर 5 उच्च स्तरीय स्वैच्छिक सिद्धांतों को अपनाया गया। यह एकीकृत रोड मैप बनाया गया, जिस पर मैंने आपको, जब यह सम्मेलन हुआ था उसके बाद इस पर चर्चा भी मैंने किया था, उस समय का वीडियो जाके देख सकते हैं आप। सरप्लस ऊर्जा अक्षय ऊर्जा भंडारण समाधान के रूप में किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग, यह बातें की जा रही है। देखिए प्रधानमंत्री ग्रीन हाइड्रोजन दुनिया की ऊर्जा परिदृश्य में आशाजनक विकल्प के रूप में उभर कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन उन प्रौद्योगिकियों को वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों को हटाने, जिसे डीकार्बोनाइजेशन कहते हैं, के मदद करता है, अर्थात हमारे वातावरण को डीकार्बोनाइजेशन कराने में मदद करता है। उसके विद्युतीकरण करना मुश्किल है। उन्होंने रिफाइनरी, उर्वरक, इस्पात, भारी शुल्क वाले परिवहन, कई अन्य क्षेत्रों का उदाहरण दिया जिन्हें इससे लाभ हो रहा है। वर्तमान भारत 2030 तक प्रति वर्ष 50 लाख मीट्रिक टन आपको महत्वाकांक्षी हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा। तो आपसे यहाँ से PT फैक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि आपको हाइड्रोजन उत्पादन लक्ष्य ग्रीन हाइड्रोजन आपको कब कितना रखा गया है 2030 तक, तो 50 लाख पर मीट्रिक टन आपको रखा गया। इसके तहत 2030 तक हम लोग 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भी डेवलप कर लेंगे। तो ये सब PT फैक्ट है। अब ये सब चीज़ें आपको बाद में किसी के एनुअल बुक में या किसी के मंथली मैगजीन में मिलेगा, पर आप डेली अपडेट रहिएगा, डेली आप चीज़ों को कवर कर पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के संदेश कुछ कंटेंट देख लेते हैं। हाइड्रोजन के प्रकार क्या हैं। जब इस पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान, विभिन्न स्रोतों और प्रक्रियाओं से प्राप्त हाइड्रोजन को विभिन्न रंग टैब के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। जैसे ग्रे हाइड्रोजन, जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। ब्लू हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज विकल्पों के साथ जीवाश्म ईंधन में उत्पन्न हाइड्रोजन को ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके उत्पन्न हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इस मैप के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ पाइएगा। ग्रे हाइड्रोजन का मतलब है जिससे आपको CO2 उत्पादन हो रहा है, नेचुरल गैस और हाइड्रोजन के तौर पर इसे उपयोग करते देखते हैं। ब्लू हाइड्रोजन में आपको CO2 उत्पादन होता है, जो अंडरग्राउंड स्टोरेज के तौर पर देखने को मिलता है, जहाँ पर नेचुरल गैस को क्या करते हैं, हाइड्रोजन में तब्दील करते हैं। अब ग्रीन हाइड्रोजन में ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक्स वाटर के माध्यम से हम हाइड्रोजन O2 का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। इसी के साथ ऑक्सीजन भी निकलता है और हाइड्रोजन उपलब्ध होता है। यहाँ पर नगण्य के मानक में आपको क्या होते हैं, आपको प्रदूषक निकलते हैं। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के विभिन्न रूप को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा क्या करते हैं, निर्मित होता है, और वह कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाता है। जैसे कार्बन CO2 की मात्रा, कार्बन फ्रंट अर्थात कार्बन की मात्रा वायुमंडल में कम हो जाती है, वायुमंडल में कम होती है, इसी को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। अब यह कुल उत्पादन जो हाइड्रोजन का 1% से भी कम हिस्सा ग्रीन हाइड्रोजन का। सबसे विस्मयकारी स्थिति यह मानिए, जो भी हम लोग हाइड्रोजन उत्पादन कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन ईंधन के तौर पर, उसका 1%
प्रतिशत से भी कम हमारा ग्रीन हाइड्रोजन है, जो इसकी क्षमता और बढ़ाई जा सकती है। इस तरीके से हम वृद्धि कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्राइजर के निर्माण में तैनाती में 0.3 गीगावाट की वर्तमान क्षमता से वर्ष 2050 तक अभूतपूर्व दर से आपको लगभग 5000 गीगावाट तक बढ़ाने की आवश्यकता है। ये बातें चल रही है। अब अच्छे ऊर्जा उसका उत्पादन सूर्य, पवन, जल, जैव ऊर्जा, उद्भूत तापीय ऊर्जा जैसे प्राकृतिक और असीमित संसाधनों से किया जाता है। भारत साल 2022 में उच्च ऊर्जा में 9.83 वृद्धि की दर्ज की थी। भारत कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भी 8,96,602 मेगावाट के तौर पर है। ध्यान रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के तौर पर। नवीकरणीय ऊर्जा जो है, आपको ध्यान रखिए, वार्षिक जो दीक्षांत आया था, जिस पर रिपोर्ट आई थी 2023 का, आपको कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान लगभग 3.5 गीगावाट, ध्यान रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई। इस तरीके से आपको भारत वैश्विक स्तर पर क्या करता है कि जो आपको नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता चौथे स्थान पर, पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर, सौर ऊर्जा में 5वें स्थान पर आता है। यह फीडी फैक्ट याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, लगातार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित जो है उसमें क्षमता के स्थान पर चौथे स्थान पर, पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर, सौर ऊर्जा में 5वें स्थान पर है। अब इसी तरीके से 2030 अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टी नियम 2023 सृजित की, जहाँ से आपको ये चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है। पवन ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में विकल्प के तौर पर देखने को मिल रहा है। अब भारत हरित हाइड्रोजन को परिभाषित करने की घोषणा की है। भारत में 4.5 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के राष्ट्रीय हरित मिशन आपको स्थापित किए गए। पीएम कुसुम घटक बी-सी के तहत क्या किया, संशोधित लक्ष्य को 49 लाख पंप स्थापित सोलरकृत किए जाएंगे, जिससे हम और भी डिमांड क्रिएट कर पाएंगे इन सब चीज़ों को लेकर। COP26 में प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप नवीन और ऊर्जा करनीय जो मंत्रालय था, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित बिजली उत्पादन क्षमता की दिशा में काम कर रहा है। कैलेंडर 2023 तक दौरान लगभग 13.5 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी, जो 74,000 करोड़ के रुपए निवेश की बात करता है। अब इस स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता चौथे स्थान पर। ये सब बातें मैंने अभी जस्ट लिखा हुई है। 2023 के अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का सांख्यिकी उसके आधार पर है। तो सबसे अपडेट डाटा आपको दिया गया, तो इस डाटा को क्या करना है, लिख लेना है, याद कर लेना है। नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पर, पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर भारत है। इसी तरह COP26 आता है, तो COP26 ग्लासगो सम्मेलन, भारत ने 5 प्रतिबद्धता की बात की है। 5 तत्व याद रखना है। इस पर मैं लगातार चर्चा करता 2030 2030 2030 2030 और एक 2070, 4 2030 आपको 430 आपको 70 याद रखना है। इस तरीके से चीज़ें याद रखनी, जिसमें आपको ये लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस पर मैं हज़ारों बार आपसे चर्चा कर रखा है, जब तक आपको COP26 से चर्चा में कर रहा हूँ। तो इसे याद रखना है। कार्बन शुद्ध कब तक लक्ष्य है, 2070 2030 तक आप शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करेगा। अर्थव्यवस्था कमी में 45% कम करेगा 2030 तक। भारत का 50% ऊर्जा आवश्यकता अच्छे ऊर्जा के माध्यम से पूरा करेगा 2030 तक, ये लक्ष्य रखा है। और 2030 तक क्या करें, जीवाश्म ईंधनों के लिए 500 गीगावाट तक ले जाने के लक्ष्य रखा। ये 5 लक्ष्य 5 तत्व याद रखिएगा। जब भी कहीं आप बैठिएगा, आपको पकड़ने का प्रयास किया जाएगा, 5 तत्व पूछ दिया जाएगा। क्लियर है। भारत में हरित जो राष्ट्रीय हरित मिशन हाइड्रोजन मिशन था, उसको ध्यान रखिए। उसके लिए आपको क्या चीज़ें, भारत सरकार द्वारा आर्थिक प्रयासों से हरित हाइड्रोजन और अमोनिया के उत्पादन में वृद्धि हुई है। आंकड़े दिए गए हैं, देखिए डेट बाय डेट आंकड़े दिए गए, इसको एक बार देख लेना है, समझ लेना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करेंगे हम नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 4 जनवरी 2023 को मंत्रिमंडल द्वारा 19,744 करोड़ के माध्यम से आपको परिव्यय के लिए राष्ट्रीय हरित मिशन हाइड्रोजन मिशन को क्रियान्वित कर रहा है। मिशन का व्यापक उद्देश्य भारत में हरित हाइड्रोजन के उनके व्युत्पन्न डेरिवेटिव उत्पादन, उपयोग और निर्यात को वैश्विक केंद्र के तौर पर हरित हाइड्रोजन के लिए क्या करना है, एक विकल्प देना, एक क्या करना है, एक साझा कार्यक्रम देना। यह राष्ट्रीय हरित मिशन का क्या है, हाइड्रोजन मिशन का महत्वपूर्ण आपको कार्य है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए आपको। नेक्स्ट आपको ध्यान रखिएगा, लालिना का प्रभाव आ सकता है, भारत अधिक ठंड हो सकता है। विश्व मौसम संगठन के पूर्वानुमान में ये बातें की जा रही है। सितंबर नवंबर 2024 के दौरान वर्तमान तटस्थ स्थितियां क्या है, लालिना
अल-नीना और ला-नीना न ही ला-नीना से है, न तो यहाँ पर ला-नीना की स्थितियाँ को परिवर्तित देखने को मिलती है। 2000 होने से 55% संभावना। वर्ष 2020 और 2023 पंचवर्षीय ला-नीना समुद्री सतह ठंडा होने का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। इस तरह से यहाँ पर ठंड आपको अधिक पड़ेगी, ये बातें कही जा रही है। ला-नीना क्या है, तो इसी के लिए ध्यान, प्रशांत जो महासागर है क्षेत्र है, पैसिफिक ओशियन है, उसमें आपको तापमान होने वाले बदलाव के तौर पर देखा जाता है। अगर हम इसके अतिरिक्त बात करें, ला-नीना स्पेनिश भाषा में जिसका मतलब होता है छोटी लड़की, और ये सब प्रश्न आपको पूछे जा चुके PYQ अगर आप लोग देखते होंगे, ये सब प्रश्न आपको दिखने को मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त बात करें हम तो ला-नीना क्या है, एल-नीना का विपरीत होता है, जो इसके प्रति अल-नीना कहते हैं। जो स्थिति आपको ला-नीना में देखने को मिलेगी वही जस्ट अपोजिट डायरेक्शन आपको एल-नीनो में देखने को मिलेगी। इस तरीके से ध्यान रखना है, इसका जस्ट आवर्सन होता है। ला-नीना के दौरान पूर्व और मध्य, ध्यान रखिए, महासागर प्रशांत महासागर है, समुद्र का तापमान सामान्य से कम हो जाता था, तो वहाँ पर आपको क्या हो जाता है, चीज़ों को कम कर देता, तापमान कम हो जाता है, जिससे क्या स्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं। ला-नीना के कारण क्या होगा, पूर्वी प्रशांत महासागर उच्च दबाव का स्थिति बना रहेगा, जो वहाँ पर बारिश कम होती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आपको ड्राई और वार्म इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यहाँ पर पैसिफिक आपको देखने को कूल रहेगा, हाई प्रेशर यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से इस जो क्षेत्र में है आपको क्या होगा, कम बारिश होगा। इसके अपोजिट में आपको ड्राई वार्म होगा, पर यहाँ पर इस क्षेत्र में जो होगा बारिश अधिक हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखने को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके अतिरिक्त ला-नीना कारण दुनिया भर में तापमान औसत से कम हो जाता है। ला-नीना कारण भारत में अत्यधिक ठंड पड़ती है। इस तरीके से ला-नीना जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर बढ़ती है और पूर्वी प्रशांत महासागर को कमजोर कर देती है। जेट स्ट्रीम करने का मतलब ऊपरी जो स्ट्रीम है उसकी बात हो रही है। अब ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, सब चीज़ों को कवर कर। ला-नीना के कारण अधिक गंभीर तूफान मौसम आ सकता है। इतना ला-नीना के बारे में कभी भी आएगा तो एल-नीनो की भी चर्चा हम करेंगे। हालांकि उससे पहले मैंने इस पर विस्तृत नोट्स आप लोगों को हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस में दे रखा है। ला-नीना क्या होता है, एल-नीनो क्या होता है, दोनों के प्रभाव क्या होते हैं, विश्व में इसके प्रभाव क्या, पर एशिया में क्या प्रभाव, भारत पर क्या प्रभाव, सभी की चर्चा मैं कर रखा हूँ। अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस सब चीज़ों का नोट्स आप लोग ये बना के रखिए। चलिए आगे बात करें। देखिए वक्फ बोर्ड पर कमेटी बनी हुई है, कमेटी अपनी रिकमेंड दे रही है, सुझाव मांग रही है। उसी सुझाव में एक सर्वे देखने को मिला कि एक सर्वे कराया गया, किसके द्वारा, आपको लोकल सर्कल्स के एक सर्वेक्षण में ये बातें आई, जिसमें 10 में से 9 नागरिक वक्फ एक्ट में संशोधन की बात कर रहे हैं, अर्थात 90% ऐसी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, सर्वेक्षण में भारत के 338 जिलों के 47,000 नागरिकों ने अपना जवाब दिया। 338 जिले हैं, बहुत ही जिले हैं इसमें शामिल। तो इसमें बातें आई ना, जवाब में 15,951 ने क्या कहा, 91% वक्फ जो संपत्ति है कब्जे में लेने और उनका प्रबंधन करने के लिए वक्फ बोर्ड में कानूनी निकाय है। वक्फ बोर्ड की कामकाजी जो पारदर्शिता लाने, आम मुसलमान भागीदारी बढ़ाने के केंद्र सरकार के वक्फ एक्ट संशोधन के लिए संसद में विधेयक पेश किया। क्या आप इस विधेयक का समर्थन करते हैं? तो हाँ, समर्थन करते हैं। इसमें 91% समर्थन करता है। अब इसमें बदलाव में सहमत है कितने, 96%। अब यह ध्यान रखिएगा, इसके तहत जो वक्फ संपत्ति या विवाद निपटारण जो अदालतों के जरिए होना चाहिए, जो हमारे अदालत है अर्थात जिला अदालत होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट है, इन अदालतों के माध्यम से विवाद निपटाना चाहिए। तो बिल्कुल हाँ, यह सर्वे में बोला जाता है, यह बोला गया। तो इस तरीके से आपको ये सर्वे याद रखना। हालांकि इससे पहले वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड की क्या समस्या है, वक्फ बोर्ड की मांग क्यों हो रही है, मैंने सभी पर चर्चा इसी मंथ के आपको लास्ट मंथ के लास्ट वीक में किया हूँ। तो जाके वीडियो एनालिसिस में आप जाके देख लीजिएगा। अब वक्फ बोर्ड से संबंधित कोई भी क्यूरी है वहाँ समाधान हो जाएगा। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे। पीएम-ई ड्राइव योजना, देखिए महत्वपूर्ण योजना, इसे याद रखिएगा। पीटी फैक्ट में प्रश्न पूछ सकता है, इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। जहाँ पर वायु प्रदूषण से निपटने और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों बिक्री को प्रोत्साहित करने केंद्र सरकार पीएम-ई ड्राइव नाम की एक नई योजना घोषित की। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रक, टेम्पो, दोपहिया वाहनों खरीदने पर फेम 1 और फेम 2 के तहत सब्सिडी दी जाएगी। फेम 1 और 2 क्या है, मैंने इस पर चर्चा कर रखा है। देखिए क्या है कि नए स्टूडेंटों को थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि उनको ये शब्द पहली बार देखने को मिलेगा। पर सारे शब्दों का मैं एक्सप्लेनेशन करने लगूँ तो वीडियो 4 से 5 घंटे का हो जाएगा। पर कुछ चीज़ें मैं पहले बता रखा है, तो आप वेट कीजिए। जो नए स्टूडेंट हैं, आपको कुछ ही दिनों में सारे नोट्स मिल जाएंगे।
इस तरह के बहुत छोटे छोटे कंटेंट आपको उपलब्ध हो जाएंगे जिस पर मैं आज डू यू नो में मैं फेम 1 फेम 2 की चर्चा कर दूंगा, तो वहाँ से भी कवर हो जाएगा। चलिए, साथ ही इस स्कीम के तहत देश भर में लगभग 88,500 स्थानों पर नए इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। कैबिनेट इस प्रस्ताव के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 62,500 किलोमीटर लंबी सड़क योजना की मंजूरी दी है। तो फेम इंडिया ई ड्राइव अर्थात वायु प्रदूषण निपटने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। जल विद्युत परियोजनाओं के लिए लगभग 12,416 करोड़ की मंजूरी दी गई मंत्रिमंडल कैबिनेट बैठक में। अब है कि इसके लिए बातें की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा ये सब जो चीज़ें की जा रही है ना, अपडेशन आपको रखना है कि पीएम ई ड्राइव योजना क्या है। तो यह क्या है, वायु प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए नई सरकार की योजना है। चलिए, इसके अतिरिक्त याद रखना है कि जलवायु परिवर्तन, गरीबी और हिंसा को मिलकर करे समाधान यूएन। तो मैं यूएन के बारे में बस इतना बोलूँगा, अगर इसी रूम में बैठ कर निर्णय का निष्पादन करने सोचिएगा, निर्णय को हम धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं होगा। आपको क्षेत्र में उतरना होगा, क्षेत्र में संसाधनों को पहचानना होगा। संसाधनों के अनुसार कहने का मतलब है जो संबद्ध संस्था है उसको जवाबदेह बनाना होगा। यहाँ पर ये चीज़ आपको अपनानी होगी, नहीं तो आप कैसे समझ सकते। जैसे हम पेरिस समझौता की बात करते हैं ना, पेरिस समझौता में हमने बोला कि 1.5 डिग्री से कमी लाने का लक्ष्य रखेंगे, पर हमने ढाक का 3 पात का स्थिति बनाया, अभी तक समझौते नहीं हुए। पर क्या आपको नहीं पता है जलवायु परिवर्तन के मार कौन देश झेल रहे हैं? गरीब देश झेल रहे हैं, जिसके पास प्रौद्योगिकी नहीं है, जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसके पास अपने लोगों को एसेट। अभी वियतनाम में सोच के देखिए, वियतनाम में क्या हुआ, बाढ़ आया, अचानक पानी आया, बाढ़, एक बस्ती बह गई। वाडनायर क्षेत्र में भारत में बाढ़ आया, अपना ये गांव पूरा बह गया। तो यहाँ पर आपको प्रौद्योगिकियों को डेवलप करना होगा, अर्थात पूर्वानुमान टेक्निक को डेवलप करना होगा। इस तरह की प्रौद्योगिकी तभी मिलेगी जब सहयोग की स्थिति आपको होगी। सहयोग की स्थिति से ही चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ये चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है कि जलवायु परिवर्तन आपको गरीबी और संघर्ष और सशस्त्र हिंसा जैसे वैश्विक चुनौतियों को समाधान करने के लिए हमें साझा होकर काम करना होगा। अब इस तरीके के फिमनोंग यांग द्वारा यह बातें की गई, जो आपको कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं, आपको उनके द्वारा यह बातें की गई है। अब इस तरीके से यांग 2009 से 2019 तक कैमरून के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि उनके 1 साल के अध्यक्ष पद की आधारशिला विविधता के एकता सिद्धांत के बनाई जाएगी। ये सब बातें हो रही है, ये सब चीज़ें उभर कर सामने आ रही है। कुल मिलाकर बात है कि जलवायु परिवर्तन, गरीबी, हिंसा, अर्थात जो हम हिंसा कर रहे हैं, किस प्रकार की हिंसा, आपको वैश्विक चुनौती, जो सशस्त्र हिंसा होती है, आपको सशस्त्र विद्रोह हो रहे हैं, हर क्षेत्र में हर जगह हो रहे हैं, उसके लिए हमें आपको समाधान ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, इस बार भी मीटिंग होगी, बहुत सी बातें उभर कर आएगी, तो वेट एंड वॉच कीजिएगा। जब महासभा की बैठक समाप्त हो जाएगी, सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक समाप्त हो जाएगी, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों को मैं बताऊंगा, जिसके आधार पर चीज़ों को आकलन कीजिएगा, उसी के आधार पर माइक्रो नोट्स बनाइएगा। बस याद यह रखना है कि चर्चा के विषय क्या है। अभी जलवायु परिवर्तन, गरीबी और हिंसा अभी चर्चा का विषय है यूएन में, तो आपको इसके संदर्भ में कंटेंट कहीं भी कुछ मिल रहा है उससे कलेक्ट करके रखिएगा। चलिए, आगे मैं बात करूंगी इसके अतिरिक्त। देखिए, विसंगतियों का बरकस आर्थिक विकास की बात हो रही है। देखिए, यहाँ बहुत से रिपोर्ट की बात हुई है, ध्यान रखिएगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। एक दशक में 1.9 लाख करोड़ डॉलर जीडीपी का भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के 10वें स्थान से छलांग लगा के 2024 में आपको 3.94 लाख करोड़ डॉलर जीडीपी वाले 5वें स्थान पर आ गए, केवल एक दशक में, अर्थात 10 वर्षों में ये बातें हो रही है। अब है कि इतना छलांग हो चुका है, यह 2030 तक 6.6 लाख करोड़ डॉलर, वर्ष 2040 में 16.13 लाख करोड़ डॉलर का अर्थव्यवस्था बन जाए। 2047 तक 30 लाख डॉलर का जीडीपी वाला अर्थव्यवस्था विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा मंसूबा रख रहा है। आंकड़े के साथ दी जा रही, तो अपडेट आंकड़े, इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। कहीं भी उत्तर लिखने में, अगर आप उत्तर लिख रहे हैं ऐसे में आप डाटा दे सकते हैं, मेंस में अगर कहीं लिख रहे हैं डाटा दे सकते हैं, इंटरव्यू में आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछेगा तो आंकड़े आप दे सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। अगर इसके अतिरिक्त बात करें हम कि इतनी बड़ी बातें हो रही हैं, तो कुछ आंकड़े और भी इसके साथ है। भारी बेरोजगारी तक, गरीबी के साथ साथ बढ़ती आर्थिक असमानता भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख चुनौती है। एशिया, अगर हम बात करें एशिया के संदर्भ में कुछ चीज़ों को, 1 सेकेंड,
एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जो 2024 है उसमें भारत में दीर्घकालिक प्रगति सुनहरी और तस्वीर प्रस्तुत करती है, लेकिन अमीर गरीब के मध्यवर्ती आर्थिक असमानताएं परेशानियों का सबब है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 में भी भारत की स्थिति सही नहीं बताई जाती है। फिर विश्व असमानता डेटा बस 22-23 में भारत के सबसे संपन्न व्यक्ति 1% आबादी के पास संपन्नता है। इसी तरह आंकड़े दिए जा रहे हैं फोर्ब्स की सूची में 2014 में आंकड़े दिए गए। तो कुल मिलाकर जो आंकड़े दिए जा रहे हैं ना, इन आंकड़ों को आपको क्या करना है कि संसाधनों के तौर पर अपना मेन सेंसर राइटिंग ठीक करने के लिए इस आंकड़े को अच्छे से रीड करके लिख लेना है। आज के संपादकीय को क्या करना है, राइट डाउन अच्छे से कर लेना, पॉइंट बाय पॉइंट जो चीज़ें दी गई हैं आपके सभी डाटा को क्या करेगा, मजबूत कर देगा। जो भी आप कहीं मेंस में लिख रहे हो, मेन सेंसर राइटिंग में जीएस के पेपर 1, 2 या तो आप ऐसे में लिख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं यह काम देगा। इस तरीके से देखिए भारत में क्या हो रहा है कि हम क्यों नहीं ये चीज़ें दूर कर पा रहे। दो चीज़ें समझने की बात कीजिएगा। भारत अमीर है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। ये कॉन्सेप्ट जो बात की जा रही है ना, कि जो 80% लोगों के पास कुल संसाधन है, ठीक है ना, ये जो बातें आंकड़े कह रहा है, लगभग 77% लोगों के पास क्या है, संपत्ति 17% दुनिया में सर्वाधिक है। तो लगभग 80% कुल जो संपादन है जो केवल 2% लोगों के पास है, देश का जो 80% संसाधन है, और बाकी जो संसाधन होना चाहिए जिसके पास, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये खाई बढ़ने का कारण समझिएगा क्यों, कि सरकार की नीतियाँ क्या ऐसी रही है, या कुछ और सामाजिक कारण रहा है, या आर्थिक कारण रहा है, या कुछ और भी कारण रहे। तो आपको इन सभी का मुद्दा आपको समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमने रोजगार परख अवधारणाओं को जन्म दिया ही नहीं है। अवधारणाओं को क्या है कि हम फिक्स्ड एसेट के बात करते हैं, अर्थात हमारे पास नौकरी हो तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं, पर हम पैसे से पैसे नहीं बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1 रुपया है तो हम 5 रुपया नहीं बनाते हैं, 5 है तो हम 50 नहीं बनाते हैं। हमारे पास आपको यह टेक्निक दी ही नहीं गई हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि हम एक मान लीजिए हिस्ट्री से पास आउट ग्रेजुएशन अभ्यर्थी आप पैसा क्रिएट कर सके, उसके लिए उसके पास उतना वित्त नहीं है, वित्त का प्रबंधन नहीं है, वित्त के समायोजन करने के लिए संस्थागत ऋण व्यवस्था नहीं। अगर मैं अभी चाहूँ हमको 50 लाख का ऋण चाहिए तो मैं ऋण के बदले में क्या दे सकता हूँ, मेरे पास ना कुछ एसेट ऐसा है जो मैं गिरवी रख के उससे लोन लूँ। और लोन लेने के लिए भी हमारे पास विभिन्न असमानताएं व्यक्त की जाती है, कुछ डाटा व्यक्त किया जाता है। हालांकि मुद्रा लोन मिल रहा है, मुद्रा लोन में भी अनेक प्रकार के प्रावधान बनाए गए, पर आपको एसेट निर्माण करने के लिए जब तक वित्त का प्रबंधन नहीं कीजिएगा तो आम व्यक्ति तक वित्त नहीं पहुंचेगा। यह सबसे बड़ी समस्या है। और यह दूसरा कॉन्सेप्ट यह भी काम करता है समाजीकरण के तौर पर, समाजीकरण को जिसमें एक राजनीतिक पक्ष आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर व्यवस्था चाहती है ना सभी के पास पैसा नहीं होगा, सभी के पास पैसा होगा नहीं तो अनुनायी कौन बनेगा, अर्थात उसके अनुग्रहकर्ता कौन बनेंगे, उसके स्मरणकर्ता कौन बनेंगे। मान लीजिए एक नेता एक अधिकारी एक नेता है, एक अधिकारी है और एक सामाजिक कार्यकर्ता है। यह इसके पीछे भीड़ तंत्र कैसे काम करेगी। अगर यह सभी व्यक्तियों के पास अगर पैसे पहुंच जाए तो यह भीड़ तंत्र का कॉन्सेप्ट है वो भी काम नहीं करेगा। तो तीनों वर्ग के लोग, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के जो लोग हैं, इस सत्ता के अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहते। सत्ता के अभ्यास को, सत्ता का अभ्यास क्या है, सत्ता का अभ्यास सिंपल सा समझिएगा, जिसके पास पावर है वही शक्तियों का उपयोग कर सकता है। शक्तियों का कहने का मतलब जो समग्र शक्ति अब निर्माण करता है आपके सोसाइटी को चलाने के लिए, आपके समाज को चलाने के लिए, वो समग्र शक्तियों का प्रयोग यह 3 व्यक्ति करना चाहता है। उसके लिए अपने जो अनुनायी है उसको क्या करना चाहता है, इस तरीके के मनोदशा में रखने का प्रयास करता है। मान लीजिए आपको यह बातें की जा रही है, हम लोग 1947 से चीज़ें आगे बढ़ रहे हैं, हम लगातार चीज़ों को निर्माण कर रहे हैं, हम बहुत सी चीज़ों को दिए भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिया गया सरकार के द्वारा, फिर भी लोग एसेट निर्माण क्यों नहीं कर पा रहे। अर्थात लोगों के पास 10,000 रुपया आया कहीं से, वो 50,000 क्यों नहीं कर पा रहे। पर 10,000 से अब इसके अतिरिक्त आपको समझने की आवश्यकता, केवल सरकारों के स्तर पर भी दोष नहीं है, व्यक्ति के स्तर पर भी दोष है। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, बहुत से बच्चों को 50,000 रुपया का बिहार में क्या दिया जा रहा है, आपको अनुग्रह राशि दी जा रही है कि आपने परीक्षा पास किया है, 50,000 दिया जा रहा है ना।
अब इसमें से कितने बच्चे हैं जो 50,000 को 2 लाख करने की क्षमता रखते हैं? उनको ना टेक्निकल ज्ञान है, न इस और आपको ध्यान दिया जाता है, उनको एजुकेशन ऐसा नहीं मिला। वो क्या करते, इसके बदले आपको मोबाइल खरीद लेंगे, गैजेट खरीद लेंगे या कुछ अपना संसाधन खरीद लेंगे, कुछ मम्मी पापा को गिफ्ट कर देंगे, कुछ अपने पर खर्च कर देंगे, दोस्तों को पार्टी दे देंगे, 50 रुपये का सत्यानाश हो जाएगा। तो यही जो कॉन्सेप्ट है, यही एसेट निर्माण करने की जो टेक्निक आप लोगों को नहीं दी जाती है, जो आपको सीखने की आवश्यकता है। अगर आप 50,000 आपको मिला गया तो 2 लाख बनाने के एसेट निर्माण करने की क्षमता का डेवलप हो तो प्रत्येक व्यक्ति के पास पैसे उपलब्ध होंगे। अब पैसे उपलब्ध होंगे तो उसके पास आय की असमानता को दूर किया जा सकता है, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि में बढ़ सकता है। ये सब चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इस रिपोर्ट को अच्छे से देख लीजिए। फिर कल हम लोग मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।